खबर है में खुश आमदीद। मैं हूँ मियाँ शाहिद और मेरे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब। नाजरीन, रेलवे किसी भी मुल्क की तरक्की की रीढ़ की हड्डी होती है और जब रेलवे तरक्की करता है तो फिर मुल्क तरक्की करता है, और रेलवे अगर खसारे में होती है तो मुल्क भी खसारे में होता है। जब भी पाकिस्तान रेलवे की बात होती है तो हमेशा तनकीद ही हमने सुनी कि रेलवे खसारे पे है, रेलवे तरक्की नहीं कर रहा, रेल जो है वो टूटी फूटी है, रेल टाइम पे नहीं जाती, ना मालगाड़ी हमने देखी, बहुत अरसा हो गया। लेकिन अब आज हम बात करेंगे एक बदली हुई रेल की और बदली हुई रेलवे की। और मेरे साथ मौजूद हैं हनीफ अब्बासी साहब। उनकी तरफ ही जाते हैं, उनसे ही ज़्यादा बातें सुनते हैं और अंदर की खबर भी लेते हैं और आइंदा के जो मंसूबे हैं उन पर भी बात करेंगे। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, मुझे भी काफ़ी अरसा हो गया इसको कवर करते हुए रेलवे को, और यहाँ आते हुए मैंने रेल पे भी बड़ा सफ़र किया। पार्लियामेंट के अंदर भी बड़ी तनकीद मैंने सुनी, हर जगह तनकीद सुनते हैं कि रेलवे जो है वो खसारे में है। मैंने ये भी देखा कि 30 दिनों में 30 हादसे भी देखे। लेकिन अब रेलवे बदली हुई लगती है, क्या जादू की छड़ी घुमाई है सर? अच्छा, पहली बात तो ये है कि क्योंकि ऑडियंस सुन रहे हैं तो हमें बात वही है जो रियलिस्टिक हो, ताकि लोगों को बात समझ भी आए और फ्यूचर के अंदर वो ये भी कह सके कि हाँ यार, कोई लीडरशिप थी जो आई, जो सच भी बोलती थी। बुनियादी तौर पे मियाँ साहब, इशू ये है कि हमारे पाकिस्तान रेलवे का कि इसका जो ट्रैक है वो 1861-1871 का है। उसके बाद 1 किलोमीटर किसी गवर्नमेंट ने उसमें ऐड नहीं किया। बिल्कुल ठीक है सर। और आप जितना भी ट्रेन को पकड़ के आप ऊपर पटरी पे लेके आएंगे तो आप उसकी गारंटी नहीं कर सकते कि किसी जगह छोटी मोटी डिरेलमेंट ना हो। लेकिन आपने बहुत हद तक हमने 1 साल में इस पर काबू पाया। जी जी। अब हम क्या देखते रहते हैं कि ट्रैक बनेगा तो रेलवे को ठीक करेंगे, बिल्कुल, तो फिर तो हमारी वजारत भी निकल जाती, हमारे कई साल लग जाते। हमने पैरेलल तमाम चीज़ों को लेके चले जो पहले बिल्कुल नहीं थी। मियाँ साहब, यहाँ मैं किसी पे कोई बात नहीं करूँगा, ना किसी का नाम लूँगा, ना पॉलिटिकल मैं किसी को उसमें लेके आऊँगा, मतून करूँगा। मैं सिर्फ ये बात ज़रूर करूँगा कि जो शख्स भी आया ना, तो उसने कोशिश यही की कि हम कॉस्मेटिक करें और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें और बस ख़त्म कर दें या परसेप्शन अच्छा बना लें। नहीं, हमने रेलवे वालों को कहा कि मैं बातों से खुश होने वाला बंदा नहीं हूँ। उसकी बुनियादी वजह रावलपिंडी इस्लामाबाद के मेगा प्रोजेक्ट। बिल्कुल ऐसे इस्लामाबाद के ब्रिजेस उठाएं, इस्लामाबाद की मेट्रोज उठाएं, इस्लामाबाद की ग्रीन बस उठाएं। हालांकि इस्लामाबाद से मैं इलेक्शन तो नहीं लड़ता था ना, मैं लड़ा हूँ। आपने पीडीएम की गवर्नमेंट में देखा होगा जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे 16 माह स्टीयरिंग कमेटी का देखी जी, ठीक है सर। फिर लाहौर नहीं, वो पिंडी लाहौर की मेट्रो अलहदा की बात कर रहा हूँ। यहाँ जो भाराकऊ वाली है, रवात वाली है, ग्रीन बसेस है, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। फिर आपका भाराकऊ बाईपास है, फिर आपका ये जो रावल डैम वाला है, 7th एवेन्यू वाला है, न्यू मार्गला रोड है, IGP रोड है। फिर इसी तरह रावलपिंडी के अंदर जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मेट्रोज हैं। तो ये एक लगन थी, एक पैशन था जिसकी बदौलत अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। जब मैं रेलवे में आया तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जून 2025 में लाहौर रेलवे स्टेशन में वॉशरूम के अंदर पानी और बिजली नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। बिल्कुल, लाहौर रेलवे स्टेशन। मैं कामोकी की बात नहीं कर रहा, मैं मिसाल की बात नहीं कर रहा। तो मैंने अपने सीईओ को कहा कि ये मुझे जुलाई तक, और जुलाई में जब प्राइम मिनिस्टर गए 29 जुलाई को, तो वो बदला हुआ लाहौर का रेलवे स्टेशन जहाँ पे एस्केलेटर लगे हुए थे, CIP लाउंज बन चुकी थी और वहाँ पे सफाई का निज़ाम आउटसोर्स हो चुका था। तो मैंने ये कोशिश की कि हम पैसेंजर फैसिलिटेशन की तरफ ध्यान देते। हमने कहा कि जहाँ स्टेशन पे जब पैसेंजर जाए उसे साफ़ सुथरी जगह मिले, उसके CIP लाउंजेस मिले। फिर उसके बाद वेटिंग एरिया, जो आम वेटिंग कॉमन वेटिंग एरिया है जो मैक्सिमम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो साफ़ सुथरा हो, अच्छी जगह हो, वॉशरूम अच्छे हो। और फिर ट्रेन को साथ साथ अपग्रेड करना शुरू किया, अपलिफ्ट करना। बिल्कुल ठीक सर। ट्रेन वो थी जिस पर लोग बैठते नहीं थे इसलिए कि वो टाइम पे नहीं चलती, खटमल थे रास्ते में, मैं बता देता हूँ, काकरोच थे। अब क्या सूरत हाल है सर? अब इस वक्त जो लाहौर रावलपिंडी की ट्रेन हैं, 4 रेल कार्स हैं, चारों की चारों अपग्रेड हैं। और मैं आप जाके उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं। और वो इस वक्त इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हैं। गो कि हमारा सिंगल ट्रैक है लाहौर, ये आप ज़हन में रखें। मैं ट्रैक की बात नहीं कर रहा। पैसेंजर फैसिलिटेशन के ऊपर हमारा पूरा फोकस रहा। हमने फर्स्ट टाइम ट्रेन हॉस्टेसेस जो है वो हमने इंट्रोड्यूस करवाई। और फिर उसके बाद वाईफाई, उसके बाद आप आ जाए उसके ऊपर कि जब एक क्यू में लगा हुआ बंदा वो जाता है जब आपकी विंडो में,
तो बेचारे को 2 घंटे बाद बारी आई टिकट लेने की, तो वो उसे कहता है कि जा जब डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नहीं चलेगा, कैश लेके आए। अच्छा। अब हमने पीओएस मशीन्स वो लगा भी दी। है। जी पीओएस मशीन लगी, एटीएम मशीन नहीं थी, एटीएम मशीन लगी। जब मैं आया तो हमारी जो राब्ता ऐप थी, जो आपका ऑनलाइन बुकिंग है, उससे 6 लाख लोग इस्तेमाल करते थे। अब आपको पता है उसकी 8 मिलियन यानी 80 लाख लोग इस्तेमाल करते हैं। टीवीएम मशीन्स लगी हैं जहाँ से टिकट आप खुद भी जाकर ले सकते हैं। ईद गुजरी, ठीक है जी जी। और ईद पे रेल की तरफ बड़ी नज़र होती है लोगों की, और पहले ये देखने में आया करता था, जो हमने देखा, हम खुद सफ़र करते रहे, कि लोग प्रेफर करते थे बसों पे जाना, और बसें नहीं मिलती थी और ट्रेन जो है वो चलती नहीं थी। ये ईद कैसी गुजरी? देखिए जी माशाल्लाह, इस ईद के ऊपर अगर आप देखें तो हमने स्पेशल ट्रेन चलाई। ईद के पहले दिन, ईद से पहले 3 दिन, ईद वाले दिन नहीं, पहले 3 दिन हमने 3 से 4 दिन नहीं बल्कि 1 हफ्ता पहले हमने ट्रेन चलाई, स्पेशल ट्रेन। तमाम सक्सेसफुली जो है उसका ऑपरेशन मुकम्मल हुआ, और हमारी रेलवे की तारीख में फ़र्स्ट टाइम 3 दिन का 17 से 22 दिन 5 दिन बनते हैं। 5 दिन का जो रेवेन्यू है वो है 48 करोड़, वाह, 48 करोड़। ठीक है जी। अब इसका मकसद ये हुआ कि लोगों का रेलवे के ऊपर एतमाद जो है वो, अब उसके अंदर डाइनिंग कार्स हैं। जो मेल एक्सप्रेस है हमारी, जो लाहौर से या पिंडी से कराची जाती हैं, उसमें डाइनिंग कार है, एसएस के किचन है। बिल्कुल चीज़ें आउटसोर्स कर रहे हैं हम। 14 स्कूल हमने अपने जो है बड़ी चेन्स को दे दिए और आउटसोर्स कर दिए, और ग्रास रेवेन्यू के ऊपर हमारा जो है उनके साथ शेयरिंग है। इसी तरह 7 हॉस्पिटल्स हमारे आउटसोर्स हो गए हैं। अब रॉयल पाम हम आउटसोर्स करने जा रहे हैं, स्लीपर फैक्ट्रीज हम आउटसोर्स करने जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम के ऊपर आपको 4 बिलियन की मेरी सैलरी है पर मंथ। उस सैलरी जो है मेरे मजदूर को, जो मेरा इस रेलवे का हुस्न है, जो रेलवे की बुनियाद है, जिसकी वजह से रेलवे चलता है जी, ठीक है ना, उसको मिलती है। और हमने ये कहा था कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक के तहत कि मज़दूर को उसकी मजदूरी जो है उसके पसीना खुश्क होने से पहले दे दी जाए। उस फार्मूले पे, उस हदीस मुबारक पे हम अमल करते हुए ये काम कर रहे हैं। सर कितने मुसाफिरों ने ईद के 3 दिनों में सफ़र किया है? तकरीबन 6 लाख। 6 लाख मुसाफिर, 6 लाख लोगों को ट्रांसपोर्ट किया सर हमने। ये तारीख है, ये तारीख है, हिस्ट्री है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हम टर्न अराउंड करने जा रहे हैं फ्रेट के अंदर। दुनिया के अंदर मियाँ साहब फ्रेट से लोग कमाते हैं, पैसेंजर पे सब्सिडाइज करते हैं। पाकिस्तान का बाबा आदम निराला है कि यहाँ हम रेवेन्यू पैसेंजर से ज़्यादा कमाते हैं। यानी पिछले लास्ट 55 अरब हमने कमाया, 55 बिलियन, और 35 हमने उसके अंदर फ्रेट के ऊपर। इसी को मैं रहनुमाई के लिए आपके सामने नुक्ता रखूँगा कि मालगाड़ी जिसको हम कहते हैं, मालगाड़ी कभी देखा करते थे, अब बहुत कम हो गई है। क्या मालगाड़ी के कोई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और कितना पोटेंशियल है? मियाँ साहब, पहली बात तो यह है कि पहले 5 आया करती थी, अब 10 आती हैं दिन में। ठीक है सर। दूसरी बात यह है कि हमारे पास जो कमोडिटीज़ हैं उसमें फॉस्फेट है, उसके अंदर आपका जो है कोल है, उसके अंदर कंटेनर है, उसके अंदर आपकी कार्गो है, और बहुत सारी और भी चीज़ें में भी हों। इन सारी चीज़ों को हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो नई इनोवेशंस आ रही हैं पाकिस्तान रेलवे के अंदर, वो क्या है? एडिबल ऑयल हमने कभी ट्रांसपोर्ट नहीं किया। बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान रेलवे इसी साल एडिबल ऑयल ट्रांसपोर्ट करने। कहाँ से सर? कराची पोर्ट से। कराची पोर्ट से। कराची पोर्ट से अब कंट्री कराची इंपोर्ट होगा ना दूसरे मुल्क से। एडिबल ऑयल जो है, जो आपके घी में इस्तेमाल होता है, अब वो 3 लाख टन एनुअली हमारे साथ हुआ है एग्रीमेंट, लेकिन वो उससे ज़्यादा आएगा। इसी तरह कभी आपने रेलवे के ज़रिए टैंक तो जाके होते देखे होंगे आपने एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन कभी आपने कोई गाड़ी जो है रेलवे के ज़रिए आते हुए नहीं देखी होगी जी। अब इंशाल्लाह ताला इसी साल हम ऑटोमोबाइल को, जो व्हीकल्स हैं, उनको हम करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट, कराची से अप कंट्री और अप कंट्री से डाउन कंट्री। बिल्कुल ठीक है। तो ये 2 इनोवेशन आ गई सर। तीसरा जो है कि हमने जैसे पहले आपको बताया कि अब हमारे पास रोलिंग स्टॉक नहीं है। 9 साल से तो हमारे जो लोकोमोटिव्स हैं उनकी मेंटेनेंस नहीं हुई, और जो रोलिंग स्टॉक है हमारे पास पड़ा हुआ, जिसने 40 साल चलना था, वो तो 2016 में परचेज़ हुआ और 6 साल बाद फारिग हो गया। अब उसकी वारंटी भी ख़त्म हो गई। जब ये सारी चीज़ें हो गई तो मैंने क्या किया, मैं अदालतों में जाता। हमने उन कंपनीज के साथ बैठ के नेगोशिएशन की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह
चाइना से हमारा वेसल चल रहा है जिसमें 7,000 शीट्स आ रही हैं जो हमारी उनको ठीक करेंगी। हाँ, एक और एक्सपर्टी भी हमने ले ली, और कि हम खुद वैगन और पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर कोच, ये दोनों हम पाकिस्तान में बनाने की मेरे इंजीनियर के अंदर एहलियत भी मौजूद है। और हमने पिछले दिनों चिल्ली, और क्योंकि जहाँ पे आपका ब्रॉड गेज होगा वहाँ पे आप ऑफ़र कर सकती है ना, वो बांग्लादेश में है, नेपाल में है, सेनेगाल में है, उन इन्वेस्टर्स को बुला के हमने कहा कि आप हमें बाकियों से जो लेस प्राइस के ऊपर हम आपको बना के देंगे वैगन्स भी और ये अपना कोचेस भी, तो आप हमसे लें। एक्सपोर्ट की तरफ भी हम जा रहे हैं। इतनी हमारी कैपेसिटी बिल्ट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। हम एक्सपोर्ट करेंगे जी क्या? इंशाल्लाह ताला वैगन, अच्छा, जो मालगाड़ी की वैगन है, क्योंकि आप मैक्सिमम वैगन्स हम बना इसकी रहे हैं। डिमांड्स हैं सर हम? जी जी, दुनिया में है, पाकिस्तान में पहले पूरी करेंगे ना। ओके। अभी तो देखे ना, RDMC वाले जो हैं 2028 में 5 ट्रेन हमसे उन्होंने एग्रीमेंट किया है। जी जी। तो वो 5 ट्रेन जो है लोकोमोटिव तो इंपोर्ट करेंगे, तो ट्रेन हमसे बनवाएंगे। इसी तरह और भी लोगों को ट्रैक एक्सेस दे रहे हैं हम, तो वो ट्रेन वो हमसे रोलिंग स्टॉक बनाएंगे बिल्कुल, और चलाएंगे। इसी तरीके से सूबों के साथ हमारी 28 मई को हम पीपल्स ट्रेन कोयटा का इनाग्रेशन करने जा रहे हैं। उसमें हम सरफराज भुट्टी साहब जो वहाँ के CM हैं उनके शुक्रगुजार हैं, और उन्होंने हमें पैसे दिए हैं। हम ही वो कोयटा से कहाँ जाएगी सर? कोयटा के अंदर ही जो उनका है शेख ज़ैद हॉस्पिटल से कुछ लाख तक, ओके। ये 46 किलोमीटर बनता है या 56 किलोमीटर बनता है। उसमें 2 नए स्टेशन हम बना रहे हैं, पाकिस्तान रेलवे बना रहे हैं। 3 स्टेशन अपलिफ्ट कर रहे हैं और ट्रेन भी हम खुद बना रहे हैं। तो और इस तरीके से कोयटा के लोगों के लिए एक ट्राम नुमा जो है वो ट्रेन बन जाएगी। सर आपने मालगाड़ी सिंध गवर्नमेंट के साथ भी हम कर रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट के साथ, इवन KP के गवर्नमेंट के साथ भी हम कर रहे हैं। सूबाई जो कनेक्टिविटी है इसकी आप बात कर रहे हैं सर, पहले मैं मालगाड़ी पे आऊँगा फिर मैं इस पे बात करूँगा। मालगाड़ी में आपने कहा कि हम फलां एक कोल जो है उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ऑयल को करेंगे अभी, एडिबल ऑयल जिसको कुकिंग ऑयल भी कहते हैं आम ज़बान में। इस वक्त पाकिस्तान को बहुत बड़ी कामयाबी मिली कि मुख्तलिफ इलाकों में मदनियात निकल रही हैं, जिसमें बलूचिस्तान है, KP है, दीगर इलाके हैं। क्या मदनियात को ट्रांसपोर्ट नहीं, करने के देखिए लिए सबसे पहली बात यह है कि आपका जो मिनरल रिच एरिया है ना वो है चागी। जी। वहाँ पे आपको पता है कि RDMC ऑलरेडी वहाँ पे एक कंपनी है जो एलोकेटेड एरिया में काम कर रही है। तो नौकुंडी से लेके चागी से नौकुंडी है 50 किलोमीटर, वो लाइन वो खुद बिछाएंगे, ट्रैक खुद बिछाएंगे अपने पैसों से RDMC वाले। नौकुंडी से रोडी 900 किलोमीटर है, ये हम अपलिफ्ट करने जा रहे हैं। आपको पता है कि 400 किलोमीटर तक तो बिल्कुल ट्रैक नाम की कुछ एक लाइन नज़र आती है, वो नहीं बिछेगी। 500 किलोमीटर की अपलिफ्टिंग होगी, और ये ब्रिज फाइनेंसिंग के ज़रिए हम ये करने जा रहे हैं। और ये हमने RDMC के साथ ये किया है प्लान। तो वो FWO को हम तकरीबन कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ हो गया है, और वो अब इस काम को करेंगे। ये 2028 से पहले दिसंबर से मुकम्मल होना है। 900 किलोमीटर। 900 किलोमीटर। इसी तरह रोडी से कराची, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से जो है $2 बिलियन का प्रोजेक्ट है, ये वो उस तरह मुकम्मल और इंटरनेशनल टेंडरिंग के ज़रिए। तो कहने से मुराद ये है कि वो जो मिनरल्स ने ट्रांसपोर्ट होना है उसके लिए अगर सिर्फ एक कंपनी RDMC की फोरकास्ट है ना, तो वो है 1 मिलियन टन एनुअली। तो उसके लिए 25,000 आपको ट्रक्स चाहिए, और फिर रोड का बेड़ा गर्क करना है। तो ना 25,000, वो क्या कहते हैं, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ठीक है ना। तो कहने से मुराद ये है कि वो फिर ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से हो सकती है, वो रेल के ज़रिए होती है पूरी दुनिया के अंदर। तो उसकी अपलिफ्टिंग के लिए प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव लिया है। और ये भी रोडी कराची, क्योंकि सबसे पैथेटिक ट्रैक था, तो इसको फर्स्ट टाइम उन्होंने कहा कि ये उठाएं और इसको करें। सर एक और मुस्तकबिल का एक बहुत बड़ा मंसूबा, उसके बारे में बताइएगा। वो है ग्वादर। ग्वादर जब डेवलप होता है तो उसमें बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स आएंगी जो बाहर से आएंगी, यहाँ से भी हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो रेल भी की ज़रूरत पड़ेगी। क्या ग्वादर तक? देखिए जी, ग्वादर है तकरीबन नौकुंडी से ग्वादर है 647 किलोमीटर, और वो प्राइम मिनिस्टर साहब की तरजीहात में, प्रायोरिटी में नंबर 1 है जी। और उन्होंने इसको बार बार मुझे भी कहा है कि इसकी फिजिबिलिटी तैयार करें। रीजनल कनेक्टिविटी के ऊपर उनका बड़ा ध्यान है। जब रीजनल कनेक्टिविटी की होगी, काज़ाकिस्तान का रूट जो है या उज़्बेकिस्तान वाला, तो इस तरफ है आपके ML1 के साथ आएगा, खरलाची, कोहाट,
लेकिन ये जो है आपका ये बड़ा फ्रूटफुल होगा अगर हम उसको रिस्टोर कर देते हैं, रिस्टोर तो नहीं, नया बनाएंगे उसको। तो वो काज़ाकिस्तान के साथ भी हमारा एक MOU साइन हो गया है, उज़्बेकिस्तान के साथ भी हमारा रीजनल कनेक्टिविटी के साथ। लेकिन ये डिपेंड करता है जो अफ़गानिस्तान के हालात हैं इस वक्त, कंडीशन है उसके मुताबिक, तो कभी ना कभी तो ठीक होगी इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक होगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो इलाज हमें आता है, आपको पता ही है, इलाज हो रहा है, वो इलाज, और वो इलाज जो है वो बहुत जल्द कंप्लीट हो रहा है इंशाल्लाह। तो उसमें सर ये जो आपने कनेक्टिविटी की बात की या रीजनल कनेक्टिविटी की, क्या हम ये कह सकते हैं कि हम रशिया तक जा सकते हैं ट्रेन पे और हमारी ट्रेन जाएगी, और दूसरी तरफ ये जंग जो अभी रीजन में लगी हुई है, ईरान अमेरिका जंग, ये भी ख़त्म हो रही है, पाकिस्तान को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, इस पर भी थोड़ा मैं आपसे की रहनुमाई लूँगा, तुर्की तक भी हम जाएंगे? ऑलरेडी ITI 2019 में बंद हुई थी, इसको कहते हैं इस्तांबुल तेहरान इस्लामाबाद ट्रेन, सर हमने इसको रिस्टोर कर दिया। 2 टाइम हमने कोशिश की, एक दफ़ा हमने पिंक साल्ट रशिया पहुंचाने की, एक दफ़ा अपने एक्सपोर्ट करने की, राइस एक्सपोर्ट करने की। हमारे पास एक्सपोर्टर भी आ गए, ऑर्डर भी मिल गया हमें ट्रांसपोर्टेशन का, लेकिन दोनों दफ़ा अनलकीली समझ लें कि इजराइल ईरान जंग हो गई और एक दफ़ा इंडिया पाकिस्तान जंग हो गई। तो इस दौरान फिर वो हम इस वक्त इस्तांबुल तक जाने की सलाहियत रखते हैं। ITI रिवाइव होगी, जब भी हालात ठीक हो जाएंगे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, तो ITI रिवाइव होगी तो हम वहाँ तक जा देंगे। फ्रेट ट्रेन की बात हो रही है जी। और वहीं से हम ये ईरान से फिर हम तुर्कमानिस्तान और काज़ाकिस्तान, यहाँ से होते हुए हम रशिया भी जा सकते हैं। यानी इसका मतलब है कि हम यूरोप से भी कनेक्ट हो सकते जी, ऑलरेडी यूरोप और सेंट्रल एशिया से हम ईरान से कनेक्टेड है। ये तो बहुत और बड़ा इसमें एक और बात आपको, नौकुंडी से ताफ्तान जो है वो 87 किलोमीटर है जी, उसको भी हम इस नौकुंडी रोडी वाले प्रोजेक्ट में डाल के उसको नया ट्रैक बनाएंगे। बहुत बड़ा सर, ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जी कि ग्वादर पोर्ट जब फंक्शनल हो जाएगी, रीजन में स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो हम ना सिर्फ तुर्की तक बल्कि पूरे यूरोप के साथ हम जुड़ सकते हैं। जी, वो पूरे का पूरा रीजन पाकिस्तान के साथ जुड़ जाएगा। क्या कितना पोटेंशियल है सर, हम क्या क्या ट्रेन के जरिए जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं और वहाँ से क्या? देखें, पहली बात तो ये है कि हम इंपोर्ट जो कमोडिटीज़ उधर से आनी है, उधर से इंपोर्ट होंगी जो उधर, ये हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ, फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ, इंडस्ट्री वालों के सब के साथ हम मिलजुल के इस चीज़ को करते हैं। जब भी करते हैं ITI की रिवाइवल की बात आती है तो फिर इस सतह की मीटिंग होती है। तो इंशाल्लाह ताला हमें जो हमारी जिम्मेदारी, मैंने कहा ना कि पाकिस्तान से राइस, पिंक सॉल्ट, जब किन्नू का मौसम होता है आपको तो वो ऑरेंजेस का वो है, तो इस तरह बहुत सारी और भी आइटम्स आएंगी। अभी तो आप देखें पाकिस्तान में, देखें अल्लाह का कितना करम हुआ है मियाँ साहब। ये तो हम कॉम्प्लेक्स की मारी हुई कौम है, मैं तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। और उसके अंदर देखें कि लोग कहाँ कहाँ भाग के जाते थे, मैं नाम नहीं देता, सारी ब्रदर कंट्रीज़ हैं, लेकिन आज इस रीजन के अंदर पाकिस्तान सेफेस्ट कंट्री है, बेशक दुनिया की सेफेस्ट कंट्री है। ठीक है जी, और क्यों है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और फिर इंडिया चैनल्स वाले वो चीख मारते हैं, कहते हैं रेल मंत्री ने ये कह दिया। तो हम तो अपनी हिफाजत का, जिसने भी इसमें अपना किरदार अदा किया है, वो सिविलियन थे, वो मिलिट्री की हुक्मरान थे, जो भी थे, आर्मी से थे, उन सब ने इसकी हिफाजत की और अल्लाह ताला ने हमें, अल्लाह का बड़ा करम है सर। हम बात अभी कर रहे थे रीजनल कनेक्टिविटी की, मैं इस पे भी आता हूँ। जो आपने अभी फरमाया कि पाकिस्तान जो है वो सेफेस्ट कंट्री है, इसमें कोई शक नहीं। सर जब हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो पाकिस्तान के अंदर की जो कनेक्टिविटी है उस पे भी आप प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। लाहौर से रावलपिंडी एक ट्रेन जो है उसका मंसूबा है, और फ्रेट पर भी आप काम कर रहे हैं, पैसेंजर ट्रेन पर भी काम कर रहे हैं। सर मुल्क की तरक्की, अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो इसमें कितना पोटेंशियल है, रेवेन्यू कितना कमाया जा सकता है अगर रेलवे पर तवज्जो दे दी? सिर्फ देखे ना, एक होती है पब्लिक सर्विस ऑब्लिगेशन, पब्लिक सर्विस ऑब्लिगेशन, आप मतलब कि अपने पल्ले से पैसे डाल के ट्रेनें चला रहे हैं, हम भी कई जगह चला रहे हैं, और चलानी चाहिए, फ्रेट से कमाएंगे तो, लेकिन उसके बावजूद हम फ्रेट से नहीं भी कमा रहे, उतना तो नहीं कमा रहे जितना कमाना चाहिए था, जितनी अर्निंग करनी चाहिए, तो वो हमने प्लान ही नहीं किया। बिल्कुल। अब हम प्लान करने जा रहे हैं कि अगर हम आज की डेट में 14,000, 15,000, 16,000 टन उठा रहे हैं, तो मैंने टारगेट दे दिया है 30 अप्रैल तक के 22,000 टन उठाने का। मुझे आप बताएं कि कैसे उठाएंगे, प्लान दें, ठीक है। और इससे कई गुना ज़्यादा पाकिस्तान रेलवे, लेकिन देखें उस ट्रैक के ऊपर कैपेसिटी कितनी है, कितनी ट्रेनें चलने की कैपेसिटी है,
तो आप ऐसी ज़बरदस्ती कहें जी, मैं कहूँ जी हाँ, नहीं, कैपेसिटी है मेरी अगर 14 की, तो मैं उसे को 50 चलाए, तो वो 50 कहाँ से चलाएंगे? ये लोगों को बताने की बात बिल्कुल है। ऐसे। दूसरी बात यह कि आपने एक और चीज़ देखनी है कि हमने तमाम फर्स्ट टाइम पाकिस्तान रेलवे की हिस्ट्री में हमने प्रोविंसेस को शामिल किया है, जो इनके ब्रांच रूट्स हैं। देखिए ना, लाहौर से नारोवाला है, लाहौर से फैसला, लाहौर से कोटद्दू है, लाहौर से कसूर है, ठीक है। हमने 8 रूट सबसे पहले पंजाब गवर्नमेंट को निकाल के दिए, और आप इंशाल्लाह ताला MOU भी हम साइन करने जा रहे हैं, वो उसके ऊपर कैबिनेट ने अप्रूवल भी दे दी है। बलूचिस्तान के लिए ऑलरेडी हम, सिंध गवर्नमेंट के ऑलरेडी हम उसमें आ गए हैं, एग्रीमेंट में आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने हर सूबे को कहा कि ये आपके रूट्स हैं, जिसे आप कहते हैं ब्रांच रूट्स, इसको अपलिफ्ट करें। जैसे पंजाब की मिसाल देता हूँ कि 8 रूट्स दिए ना, 9, तो वो 9 करोड़ लोग जो हैं वो इस वक्त उससे मुस्तफ़ीद बेनिफिशरी होंगे। लाहौर रावलपिंडी में 3 करोड़ लोग जो हैं उससे बेनिफिशरी होंगे, और 2 घंटे में पहुंच जाएंगे अगर आप पंजाब गवर्नमेंट डबल ट्रैक इसमें डाल देती है तो 2 आवर्स, विद इन 2 आवर्स नया ट्रैक बिछेगा सर, नया ट्रैक। और फिर ये है भी सिंगल, आपको पता है लाहौर से आगे डबल है, और पेशावर से लेके लाहौर तक सिंगल है। तो सिंगल ट्रैक है, पुराना ट्रैक है, ठीक है जी। जब ये नया हो जाएगा तो मुझे अपनी गाड़ी पे लाहौर जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। बिल्कुल। एक वक्फा है सर, वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। तो रेलवे की बात हो रही है और बाजी साहब बता रहे हैं कि रेलवे को किस तरह बेहतर किया जा रहा है और मुस्तकबिल में रेलवे किस तरह का पाकिस्तान की तरक्की में किस तरह किरदार अदा कर सकता है। बातचीत जारी है, वक्फा है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात हो रही थी रेलवे की, और रेलवे के हवाले से भाई साहब ने हमें मुस्तकबिल के प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताया और मौजूदा जो रेलवे की सूरत हाल है उसका भी बताया, और जिस तरह रेलवे की हालत बेहतर हो रही है वो भी एफ़र्ट्स जो हैं उस पर भी रोशनी डाली। हमने यहाँ बात की है रीजनल कनेक्टिविटी की, और रीजनल कनेक्टिविटी जब होती है तो फिर एक मुल्क दूसरे मुल्क से जुड़ता है, और उससे जो रेवेन्यू तो आता ही आता है, उससे पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा, बहुत पोटेंशियल उसमें रखती है। इस हवाले से हम बात करेंगे। अबाज साहब, आजकल खित्ते के हालात आपके सामने हैं। ईरान जंग 25 रोज़ हो चुके, इसमें कल से पाकिस्तान को जो कामयाबी मिली, बहुत बड़ी कामयाबी मिली, और ट्रंप जो हैं उन्होंने जंग बंद करने का ऐलान किया। ऐलान सामने आया, लोग हैरान थे क्यों ऐलान कैसे हो गया, तो फिर खबर ये आई कि पाकिस्तान ने किरदार अदा किया। और देखिए मियां साहब, सबसे पहली बात तो ये कि पूरी पाकिस्तानी कौम को ना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। आज पाकिस्तान देखें, इस पर तो इंडियन चैनल्स को उठा के देखें, इंडियन इंटेलेक्चुअल्स को उठा के देखें, वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इस वक्त इंडिया को बीट कर गई है, और दुनिया में सबसे अच्छा खेल फॉरेन पॉलिसी का जिसने खेला है वो पाकिस्तान है। बिल्कुल, ये उठा लें, हमारा दुश्मन है, अजली दुश्मन है, रहेगा। जी, ठीक है जी, कभी उसने मुसलमान नहीं होना, ठीक नहीं, बिल्कुल। लेकिन हमारे अंदर यहाँ बैठे हुए सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें आज ये बात भी हजम नहीं हो रही, वो पाकिस्तानी कौम की नज़रों में है। ये वो ज़हन में रखें। इसका क्रेडिट, ऑल क्रेडिट गोज टू प्राइम मिनिस्टर एंड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। कोई शक, ये कहते हुए किसी को शर्माना नहीं चाहिए कि फील्ड मार्शल ने इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट किरदार अदा किया है। और आप देखेंगे सऊदी अरब हमारे पैक्ट में था, ईरान हमारा दोस्त, हमारा हमसाया, ठीक है जी। ये सारी चीज़ों को फिर UAE, पूरे मिडल ईस्ट, इस जंग को फैलने, इजराइल की क्या ख्वाहिश थी कि ये जंग ईरान और अरबों के दरमियान छिड़ जाए। उसको किसने छिड़ने नहीं दिया? उसको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने छिड़ने दिया। ठीक है सर, इसी पे मैं रहनुमाई चाहूँ। एक पॉइंट, 2 मुल्क हैं, 2 किरदार हैं। अपने किरदार की बात की, एक पाकिस्तान है, एक इंडिया है। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मोदी इजराइल जाता है, जंग छिड़वा के आता है, और साथ प्लान वहाँ ये था कि पूरे मुसलमानों को लड़ा दो। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब जाते हैं। उसका प्लान ये नहीं था सर, देखिए मेरी बात सुनो, उसका ये था कि हम रजीम चेंज करेंगे इसके अंदर, ईरान के अंदर, वहाँ पे भी आके हमारे लोग बैठ जाएंगे, यानी इजरायली नुमा इजराइल बैठ जाएगा। उधर अफगानिस्तान में भी हमने देखे ना, वो जो अफगान जो जहाद की बात करते हैं, कुफार के साथ हाथ में लाया ना,
बिल्कुल। आज इजरायली प्राइम मिनिस्टर उनके बारे में क्या कह रहा है, मोदी उनके बारे में क्या कह रहा है, डिफेंस मिनिस्टर इंडिया का क्या कह रहा है, फॉरेन मिनिस्टर इंडिया का क्या कह रहा है, ये जाके उसके साथ गले मिल रहे हैं। तो कौन सी जहाद की बात करते हैं, कौन सी दीन इस्लाम की बात करते हैं? क्या दीन इस्लाम ये इजाज़त दे देता है कि आप कुफार के साथ हाथ मिला लें अपने मुसलमान भाई के खिलाफ, जिसने 44 ईयर्स आपको पाला है? बहरहाल हुआ ये कि दुनिया के अंदर वो नाकाम हुआ है हिंदुस्तान। पाकिस्तान आज अरबों में भी सरखरू है। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर जो है वो भी आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और आज अमेरिका जो है वो अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। और आज पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो एक सीज़फायर हुआ है, उसका ऑल क्रेडिट गोज़ टू पाकिस्तान। बेशक सर, चंद दिनों में मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे और ख़बर ये आ रही है कि जेडी वैंस जो कि नायब सदर हैं अमेरिका के, वो पाकिस्तान आ रहे हैं और यहाँ पर पाकिस्तान सालसी करेगा। ये एक तो बहुत बड़ी कामयाबी है। मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं पाकिस्तान का, शाइनिंग मुस्तकबिल अगर दोनों मुल्कों में सालसी हो जाती है? इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के बिजनेसमैन हैं जो समझते थे कि हमने पैसा पाकिस्तान में महफूज नहीं है, बाहर है जी, तो मैं तो उनको अभी कहूँगा कि अभी वक्त है, क्योंकि अभी 10 रुपए की चीज़ जो है ना वो आपको 20 में नहीं मिलनी। बिल्कुल। तो आप पाकिस्तान में पैसे को लेके आए, इन्वेस्ट करें कि पाकिस्तान फ्लरिश करने वाला है। ये नहीं है कि वो रुक जाएगा। अब यहाँ पे पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी शुरू होने लगी है। अब तो पैसा पाकिस्तान आता हुआ नजर आ रहा है, मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सेफेस्ट कंट्री है ना जी। फलां जगह पे लोग पैसा क्यों लेके जा रहे हैं कि एक मिथ बना दी गई थी कि सेफेस्ट है और ये है वो है। तो अब इस रीजन में पाकिस्तान सेफेस्ट कंट्री है इन्वेस्टर्स के लिए, वो फॉरेन इन्वेस्टर हो या लोकल इन्वेस्टर हो। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है इसके बारे में सोच रही है, तो ऐसी पॉलिसीज़ लेके हम आएंगे जिसकी बदौलत पाकिस्तान जो है वो मज़ीद इन्वेस्टर्स के लिए इंतज़ारगाह में इंतज़ार कर। ये तो मुल्क है, मुल्क की बात कर रहे हैं। पूरा रीजन, जिसमें पूरा रीजन पाकिस्तान की तरफ देख रहा है इस वक्त। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ हमारा दफाई मुआहदा है, यूएई पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, कुवैत, कतर, सारे। अच्छा, ये किसको क्रेडिट जाता है ना, फिर वही बात करते हैं ना, ये आज की बात नहीं है हमारे लिए। जब मई से पहले क्या था, 2025 मई से पहले जी पाकिस्तान कहाँ खड़ा था और 2025 मई के बाद कहाँ है? और जंग से पहले हमने, जंग के वक्त आपके हिंदुस्तान के साथ जो आपका दुश्मन है, कितने रशिया भी साथ नहीं था। जी जी बिल्कुल। यूएसए भी साथ नहीं था। हमारे साथ कौन था जो अलग ऐलान था? तुर्की था, चाइना था, अजरबैजान था। जो हमारे दोस्त थे वो हमारे साथ खड़े थे, जो उनके दोस्त थे उनमें से एक भी उनके साथ नहीं खड़ा था। और फिर जब हमने जंग जीत ली तो फिर पूरी दुनिया के अंदर जो डंका बजा पाकिस्तान का, वो कहते हैं कि ताकतवर की दुनिया है। जब हमने अपनी ताकत का मुज़ाहरा अमलन किया अल्लाह ताला के फजल से, उसका फजल शामिल हाल ना हो तो ये ज़ुबान नहीं हिल सकती, तो बाकी क्या है? और इसके अंदर हमारे शहीदों का किरदार है, हमारे शहदा का किरदार है, हमारे गाजियों का किरदार है। और मेरे उस जवान का जो अक्सर DGI SPR भी बात करते हैं, मैं भी करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर भी करते हैं, कि हमारे एक जवान को शहीद करने वाले का बदला 1000 के बराबर है। एक शहीद होगा, हम 1000 का बदला लेंगे। बिल्कुल, हमने लिया भी है और लेंगे भी इंशाल्लाह। सर, मौके क्या हैं पाकिस्तान के लिए? हमें कौन से ये तो प्रूव हो गया कि पाकिस्तान सेफेस्ट है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसका मिसाइल प्रोग्राम हो या इसका अपना एटॉमिक हो या इसकी फोर्सेस हो, चौथे नंबर पे अब हम आ गए। बिल्कुल। लेकिन अब इकॉनमी की तरफ हमने जाना है। यस, इकॉनमी की तरफ जाना है, अपने बेरोज़गार को रोज़गार देना है, अपने इन्वेस्टर को मौके फराहम करने हैं कि वो इन्वेस्ट करें पाकिस्तान के अंदर। देन फॉरेन इन्वेस्टर आएगा। अपने को अगर आप नहीं देंगे, एक उसके अंदर माहौल पैदा नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंस नहीं देंगे इन्वेस्टमेंट का, तो बाहर से कौन आएगा? सबसे पहले बाहर वाला आपके लोकल इन्वेस्टर को पूछता है कि भाईजान क्या पोजीशन है। जब वो कहता है जी सब गुडी गुडी है, बेहतरीन है और मुल्क के अंदर बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट है, और तो उसके बाद फिर फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो आता है। सर, एक मिथ बनी हुई थी कि ऐसे मुल्क में सरमायाकारी करें जहाँ पर हमने बात की कि सरमाया महफूज हो। अब ये एक और मिथ सामने आ रही है कि हांगकांग और सिंगापुर, वहाँ सरमाया बहुत महफूज है, वहाँ सरमाया नहीं। क्या आप देख रहे हैं? मैं कहना नहीं चाहता बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी कंट्रीज़ को जो हमारी एनिमी है, वो उनको दर्द होगा पेट के अंदर कि पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है।
बेशक। और जिसके पास एटॉमिक पावर है ना, वही महफूज है, वही सेफेस्ट है, वही सेफेस्ट है। यानी हम और यही वजह थी कि हमारे बड़ों ने, सर जिसने किरदार अदा किया है डे वन से 1974 में जब इन्होंने ब्लास्ट किया, एटॉमिक ब्लास्ट किया हिंदुस्तान ने, तो उसी वक्त सोच लिया था क्या क्या दबाव आए होंगे, क्या क्या लोग अपनी जानों से गए, लेकिन इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो फिर 1998 आया 28 में, जो अब दोबारा आने वाला है 28 में, तो उसमें जब मियां नवाज शरीफ साहब ने ये डिसीजन लिया तो उनके सामने $2 अरब, $3 अरब, $4 अरब, $5 अरब तक की बात हुई। उस वक्त के $5 अरब बहुत ज़्यादा रकम, आज के पता नहीं $100 अरब के बराबर हैं, लेकिन उसको ठुकरा दिया गया, यकसर मुस्तरद कर दिया गया। ये भी नहीं कहा गया कि हम सोच के बताएंगे। तो उसकी वजह से आज पूरा दुनिया के अंदर पाकिस्तान जो है वो एक महफूज तरीन जो है वो मुल्क कहलाता है। इसमें कोई शक नहीं सर। 10 मई से लेकर अब तक जितने भी इवेंट्स हुए हैं, जितने भी मौके मिले हैं, उसमें ये साबित हुआ है और लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। जो बाहर की कंपनियां हैं पाकिस्तान में आ रही हैं, बहुत सी कारें बनाने वाली कंपनियां आ गई, बहुत से दीगर जो मोबाइल्स की इंडस्ट्री में वो आ गए, और दीगर भी आ रहे हैं। सर एक और नुक्ता है, वो ये है कि ये जंग ख़त्म होती है, इसमें ईरान पर पाबंदियाँ ख़त्म होती हैं, तो ईरान से जो गैस है और ऑयल है उसका बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर। जब देखिए अपना मेरा ख्याल है कि अब इस तरह नहीं होगा कि जैसे ईरान ने भी कहा ना, हम टेम्परेरी सीज फायर नहीं चाहते जी, मुस्तकिल हम चाहते हैं, परमानेंट हम इसका सोल्यूशन चाहते हैं, परमानेंट सर। और सोल्यूशन यही है कि आप हमसे कहें कि देखिए ना, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ईरान में जाके कहा बिल्कुल कि हम इनके पीसफुल जो एटॉमिक प्रोग्राम है उसकी हमायत करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, कभी किसी ने नहीं की थी, बिल्कुल कभी किसी ने नहीं की, बिल्कुल नहीं की थी। ठीक है। तो इसलिए ये मेरा ख्याल है कि अब इनके ऊपर सैंक्शंस नहीं रहेंगी। अब जब नहीं रहेंगी तो हमारी नेबरिंग कंट्री, अब ईरान को भी पता चल गया, ये भी बता दो आपको, कि हिंदुस्तान को चाप बहार देने से, कलभूषण को बुलाने से, ये चीज़ें अब नहीं, अब हमारा सच्चा दोस्त कौन है ये ईरान को मालूम हो गया कि वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान ने प्रूव किया, पाकिस्तान ने वो किरदार अदा नहीं किया जी। वो पाकिस्तान चाहता तो वो ये बेशक ये नेगेटिव सोच सकता था, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की नीयत अच्छी थी, तो अल्लाह ताला ने उनको ये दिन दिखा दिया। तो ईरान हमारा वो मुल्क होगा, पड़ोसी मुल्क होगा, जिसके साथ सिर्फ गवादर की, आपको पता है कि 45 किलोमीटर की कनेक्टिविटी है। अगर सिर्फ ट्रैक हम बिछा दें तो जो वो अपनी चाह बाहर से कर रहे हैं तो ये कनेक्ट हो जाएगी। यानी $10 अरब की हम बात करते थे तिजारत की, तो ये $100 अरब ये जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है ईरान की सूरत में। जी सर। इसमें सर हमने ये डिस्कस कर लिया, हम थोड़ा सा इंटरनल पॉलिटिक्स पे डिस्कस कर लें। मुल्क के हालात एक आजकल इस तरह के बने हुए हैं सर कि डील की बातें हो रही हैं। कभी ये बात होती है कि इमरान खान डील नहीं कर रहा, कभी बात होती है कि इमरान खान से डील हो रही है, कभी ये बात होती है कि पाकिस्तान जो जब ऑपरेशन करता है गज़बुल हक के नाम से, एक ज़हन में रखें, प्राइम मिनिस्टर के सामने भी बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी है, फील्ड मार्शल के सामने भी बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी है। इंडिया पाकिस्तान जंग हो, वार हो, और मिडल ईस्ट ईरान के दरमियान हो, और या अफ़गानिस्तान का इशू हो, तो इसी तरह अदालतों के ऊपर भी क्लैरिटी है प्राइम मिनिस्टर की भी फील्ड में। अदालतें जो फैसला करेंगी हो जाएगा। डील तो उस वक्त होती है जिसने कोई डील देनी हो तो वो बात कर रहा हो, तो ये तो अपने वो क्या कहते हैं, कंपनी की मशहूरी के लिए आप आवाज़ उठा देंगे जनाब साहब के मुझसे डील मांगी थी, मैंने डील नहीं दी। भाईजान वो किस दिन हुआ, वो वाक़या किस दिन हुआ, किसने आके डील दी, ये तो बताएं। डील आपको देनी है कोर्ट्स ने, अदालतों ने, आपको डील प्राइम मिनिस्टर ने नहीं देनी, आपको डील फील्ड मार्शल ने नहीं देनी। हाँ, एक और बात मैं कहता जाऊँ, हर मुल्क को अपना मुल्क, देखिए कोई किसी की खातर लड़ने आया, किसी की खातर लड़ने नहीं, बिल्कुल हमारी खातर भी कोई लड़ने नहीं आएगा। हमारे अंदर यहाँ पे बसने वाली तमाम कम्युनिटीज़ को रेड लाइन कभी नहीं क्रॉस करनी चाहिए। जिन्होंने भी रेड लाइन क्रॉस की है उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए, वो आज हुई है या 9 मई को हुई। तो क्या ऐसा होगा सर, क्योंकि हार्ड स्टेट जब तक हम नहीं मानते, हो गया, तो जो हम बात हो गया सर, इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। एतमाद की अदालतें फैसला करेंगी, फौजी अदालतें फैसला करेंगी, अगर फ़ौज की जुरिस्डिक्शन में जाएंगे फौजी अदालतें फैसला करेंगी। मैं कहता हूँ, मैं आज ये आपके रिकॉर्ड आ जाएगा, उसके कल पता नहीं हालात क्या होते हैं सियासी तौर के ऊपर। मैं तो अल्लाह ऐलान कहता हूँ
कि इसमें अगर मेरा भाई आता है, मेरा बेटा आता है, तो हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हमें सबसे पहले पाकिस्तान है। हम पाकिस्तान की जो ख़ास तौर पे डिफेंस इंस्टॉलेशन है या डिफेंस से रिलेटेड हमारी रेड लाइन है, उसको जो भी अबूर करेगा, जो मकतब फ़िक्र अबूर करे, जो शख्स अबूर करे, जो सियासी पार्टी अबूर करे, ख्वारिज अबूर करें, BLA BLF, किसी को नहीं छोड़ेंगे। सर आखिरी क्वेश्चन, और वो रेलवे पे ही हम इसको वाइंड अप करते हैं। रेलवे का जब हम बात होती है तो फिर रेलवे लैंड की भी बात होती है जी। रेलवे लैंड को यूटिलाइज करने के क्या क्या मंसूबे? सर हमारे पास इस वक्त रेडेमको रियल एस्टेट डेवलपमेंट मार्केटिंग कंपनी है जी, रेडेमको के नाम पे। उनके हमने प्रोफेशनल लोग हायर किए हैं। उसका बोर्ड जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद बनाया है। तो हम जो हमारी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जितनी हमारी प्रॉपर्टीज़, उसको हमने शॉर्ट लिस्ट कर ली है और इंशाल्लाह ताला उसको भी टेंडर करने जा रहे हैं। और जो इस वक्त एंटी इंक्रोचमेंट मूवमेंट चलाई थी आते ही मैंने, उसमें अब थोड़ी सी कोई सुस्त रवि का शिकार हुई है। बाकी चीज़ों को हम देख रहे थे, तो उसको हमने कहा था कि हम टिकटलेस और एंटी इंक्रोचमेंट ये दोनों मूवमेंट्स हम दोबारा चलाने जा रहे हैं ईद के फ़ौरन बाद। और किसी के पास जितना मर्ज़ी वो बड़ा इन्फ्लुएंस रखने वाला शख्स हो, जितना मर्ज़ी ताकतवर शख्स हो, हम किसी के पास रेलवे की 1 इंच जगह भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब से मैं आया हूँ, हमने तकरीबन कोई 750 एकड़ जगह जो है वो हमने रिट्रीव की है जी। लेकिन सर उस पर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे, क्या उस पे? देखिए, एक पहले ध्यान में रखना, पूरी पाकिस्तानी कौम को समझना चाहिए कि हमारे पास 1,68,000 एकड़ रेलवे की जगह है, वो ऑपरेशनल है। उसमें से सिर्फ जो कमर्शियल है वो 307 एकड़ है। तो उसके ऊपर हम, जैसे भी आपने कहा, किसी जगह हम रेस्टोरेंट्स का, किसी जगह पेट्रोल पंप का, किसी जगह हाई राइज बिल्डिंग्स का, ये सारा प्लान जो है हम लेके इन्वेस्टर्स के पास जा रहे हैं। हमने चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को हमने इन्वॉल्व किया है, उनके पास भी हमारे CEO जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। नाज़रीन, हमारे साथ थे वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब। उन्होंने बहुत बड़ी ख़बरें भी दी हैं और साथ साथ ये बताया है कि रेलवे को किस तरह ट्रांसफॉर्म करना है और किस तरह किया जा रहा है। और पाकिस्तान के सुनहरी मुस्तकबिल की भी बात हुई और पाकिस्तान में सरमायाकारी की भी बात हुई। इस वक्त तक इतना ही है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।